मित्रों, मैं संदीप कुमार अपने इस मूल मंत्रा क्लासेस पर आप सभी का स्वागत, वंदन और अभिनंदन करता हूं। मित्रों, हम लोग ने टेस्ट सीरीज को शुरुआत कर दिया है। आइए हम लोग एसएससी, जीडी, यूपीपी अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने क्या किया, टेस्ट श्रृंखला को शुरुआत किया। आइए हम चलते हैं, शुरुआत करते हैं हिंदी की पहली टेस्ट श्रृंखला। इसके विषय में देखते हैं। पहला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित वर्णों में से कौन सा वर्ण सघोष वर्ण के अंतर्गत आएगा। तो इसमें कौन सा वर्ण सघोष वर्ण के अंतर्गत है। सबसे पहले हमें ये जानकारी होनी चाहिए कि सघोष वर्ण कौन होता है। सघोष वर्ण जिन वर्णों के उच्चारण में झंकार या कंपन होता है उसी को हम क्या कहते हैं मित्र, सघोष वर्ण कहते हैं। अब देखिए, झंकार और कंपन वाले जो वर्ण होते हैं आपके कौन हैं, देखिए इसका एक सूत्र है 3 4 5 यानी 345 जमा अंतस्थ जमा स्वर जमा द्विगुण जमा ह। 345 का मतलब होता प्रत्येक वर्ग का तीसरा वर्ण, चौथा वर्ण, पांचवा वर्ण। अंतस्थ में आपका आएगा या, व, र और ल, और स्वर में आपके सभी स्वर, और द्विगुण व्यंजन में ड और ढ और ह। ये सभी क्या होते हैं, आपके सघोष वर्ण के अंतर्गत। अब मित्र हम देखते हैं इसमें से कौन सा वर्ण हमारा है जो सघोष वर्ण के अंतर्गत आएगा। देखिए, और जो ये है आपका सघोष का सूत्र और अघोष का जो सूत्र होता है, अघोष का वह है 12 जमा स 12 जमा स। अब इसके बाद देखते हैं, देखिए ये स आया है, स इसमें सघोष है, तो हमारा ए ऑप्शन क्या हुआ, यहाँ पर गलत हो गया। बी को देखते हैं, प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा, यानी ए भी ऑप्शन हमारा क्या हो गया, गलत हो गया। अब देखते हैं तीसरा छ जो है हमारा, यह क्या होता है, यह बना है आपका छ जो बना है आपका, यह बना है का और सा से मिलकर के बना है। अब देखिए, का भी इसमें आ रहा, अघोष में आ रहा है, और सा भी इसमें और इसी का एक दूसरा नाम है, इसी को हम और क्या कहते हैं, संयुक्त व्यंजन भी कहते हैं। इसी को मित्र हम और क्या कहते हैं, संयुक्त। इसलिए ये भी ऑप्शन हमारा गलत हो गया। अब देखिए 345 में जो है आपका है आपका क्या हुआ, यानी आपका चौथा ऑप्शन सही हो रहा। तो ऑप्शन नंबर 1 कौन सा सही हुआ, डी सही हुआ। तो पहला प्रश्न हमारा सॉल्व हुआ। दूसरे प्रश्न के लिए मित्र हम आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न है, दूसरा प्रश्न देखिए, संभवतः मुख्यमंत्री जी दिल्ली जाए में कौन सा काल है। अब सबसे पहले ये देखते हैं काल। पहला ऑप्शन है हमारा संभाव्य वर्तमान काल। संभाव्य वर्तमान काल का मतलब होता है जहां पर एक संभावनाएं को व्यक्त किया जाता है। संभाव्य वर्तमान काल का मतलब होता है जहां पर संभावनाओं को व्यक्त किया जाता है, तो उसी को हम क्या कहते हैं, संभाव्य वर्तमान काल। देखिए मित्र, इसमें थोड़ा लिखने में गलती हो गई। यह हमारा था सामान्य भूतकाल। यह हमारा ऑप्शन था सामान्य भूतकाल। ऑप्शन क्या था, सामान्य भूतकाल था, तो वहां पर हो गया समभाव भूतकाल। उसको हमने क्या किया, परिवर्तन कर दिया। सामान्य भूतकाल का मतलब होता है कि क्रिया के सामान्य रूप में जो होने से पता चलता है, उसी को हम क्या कहते हैं, सामान्य भूतकाल कहते हैं। जैसे सीमा बाजार से सब्जी लाती है, सीमा बाजार से सब्जी लाती है, तो ये हमारा क्या हो गया, सामान्य भूतकाल का हो गया। और अगला है संभाव्य भविष्यकाल। संभाव्य भविष्यकाल क्या होता है, क्रिया का
वह रूप जिससे क्रिया के होने की संभावना होती है, यानी क्रिया के जिससे होने की संभावना को व्यक्त किया जाता है उसी को हम क्या कहते हैं, संभाव्य भविष्य काल। अब देखिए इसमें क्या है, संभवतः मुख्यमंत्री जी दिल्ली जाए, इसमें क्या है, एक संभावना को व्यक्त किया जा रहा है, इसलिए यह ऑप्शन हमारा कौन सा सही हुआ, सी सही हो गया। और चौथा ऑप्शन है आपका सामान्य वर्तमान काल। सामान्य वर्तमान काल का मतलब होता है जिस काल में क्रिया के होने का पता चलता है उसी को हम क्या कहते हैं, सामान्य वर्तमान। जैसे मोहन पुस्तक पढ़ता है तो वह क्रिया को कर रहा है, इसलिए यह ऑप्शन हमारा क्या हो जाए, सामान्य हो जाए। इसमें कौन सा ऑप्शन सही हुआ, हमारा सी ऑप्शन सही। मित्र अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में जुलूस किसकी रचना है, जुलूस, जुलूस रचना है। देखिए पहला ऑप्शन है अपन निराला, दूसरा है धर्मवीर भारती, तीसरा है फणीश्वर नाथ रेणु और चौथा है नागार्जुन। तो इसमें जो ऑप्शन है आपका, वो ऑप्शन है आपका है ऑप्शन सी सही है, फणीश्वर नाथ रेणु। फणीश्वर नाथ रेणु की रचना है कि जुलूस रुका हुआ, कितने चौराहे, पलटू बाबू रोड, ये सभी रचनाएं किसकी हैं, फणीश्वर नाथ रेणु की हैं मित्र। अब देखते हैं अगले कवि निराला। निराला जो है एक छायावादी कवि हैं, निराला जी क्या हैं, छायावादी कवि हैं। और निराला की रचनाएं हैं जैसे हैं अनामिका, अनामिका, परिमल, परिमल गीतिका, अनामिका परिमल गीतिका, तुलसीदास, अनामिका नवीन, कुकुरमुत्ता, अड़िमा, बेला, नए पत्ते, गीत कुंज, सांध काकली, ये सब किसकी रचनाएं हैं, महाप्राण पंडित सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की रचनाएं हैं। और दूसरे हैं धर्मवीर भारती। धर्मवीर भारती की रचनाएं हैं जैसे गुनाहों का देवता, सूरज का सातवां घोड़ा, अंधा युग, ये सभी रचनाएं किसकी, धर्मवीर भारती। फणीश्वर नाथ की हमने बता ही दिया आपको। और इसके बाद चौथे हैं हमारे नागार्जुन। नागार्जुन को ही क्या कहा जाता है, प्रगतिवाद का प्रवर्तक, यानी प्रगतिवाद के प्रणेता किसे माना जाता है, नागार्जुन को माना जाता है। नागार्जुन की रचना है युग धारा, खून और शोले, प्रेत का बयान, सतरंगी पंखों वाली, प्यासी पथराई आंखें, भस्मांकुर, ये सभी रचनाएं किसकी हैं मित्र, ये सभी रचनाएं किसकी हैं, नागार्जुन। इसमें आपका ऑप्शन जो सही हुआ है ऑप्शन नंबर सी सही हुआ। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सुमित्रा नंदन पंत को निम्न में से किस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। देखिए सुमित्रा नंदन पंत को निम्न में से किस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार, पहला ऑप्शन है कला और, पहला ऑप्शन है कला और बूढ़ा चांद, पहला ऑप्शन कला और बूढ़ा, दूसरा ऑप्शन है चिदम्बरा, तीसरा है युगवाणी और चौथा है गुंजन। तो जो आपको ऑप्शन में है हिंदी साहित्य पुरस्कार मिला, तो इसमें आपको किस रचना पर मिला, कला और बूढ़ा चांद पर मिला। और इसके बाद दूसरी रचना पर इनको मिला है ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। नागार्जुन की युगवाणी है और गुंजन भी। नागार्जुन की रचनाएं हैं बहुत सारी, सप्तपर्णा है, युग का पथ है, बहुत सारी रचनाएं नागार्जुन। तो इसमें जो ऑप्शन है आपका सही हुआ है कला और बूढ़ा चांद सही है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं मित्र। अगला प्रश्न है, निम्न में से दर्प किसका पर्यायवाची है, निम्न में से दर्प किसका पर्यायवाची है। तो पहला ऑप्शन है आपका अभिमान, दूसरा है अश्व, तीसरा है आकाश और चौथा है इंद्र।
मित्र इसमें जो ऑप्शन है आपका दर्प, दर्प जो होता है एक स्वाभिमान या अभिमान का पर्यायवाची होता है, और ये घोड़े का पर्यायवाची क्या होता, अश्व होता है। यानी आकाश, नभ का पर्यायवाची क्या होता, आकाश होता है। इंद्र की पर्यायवाची होती है केशव, माधव, ये सभी क्या होती, इंद्र की पर्यायवाची होती है। अगला है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं मित्र। हाँ देखिए, आदिकाल को बीज वपन काल किसने कहा? बहुत बढ़िया प्रश्न है आपका। देखिए, आदिकाल को बीज वपन काल किसने कहा? तो इसमें पहला ऑप्शन है हजारी प्रसाद द्विवेदी, और दूसरा ऑप्शन है महावीर प्रसाद द्विवेदी, तीसरा ऑप्शन है अज्ञेय, चौथा ऑप्शन है निराला। देखिए, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को क्या कहा है? आदिकाल नाम दिया है। आदिकाल को इन्होंने आदिकाल नाम दिया, और महावीर प्रसाद द्विवेदी ने इसका नाम दिया बीज वपन काल। बीज वपन काल, बीज वपन काल नाम महावीर प्रसाद द्विवेदी ने दिया। और अज्ञेय जो है ये क्या है? ये प्रयोगवाद के प्रवर्तक हैं। प्रयोगवाद के प्रवर्तक जो हैं आपके कौन हैं? अज्ञेय है। अज्ञेय ने क्या किया था? प्रयोग किया। 7 कवियों को लेकर के इन्होंने क्या किया था? प्रयोग किया था, तो इसलिए इन्हें प्रयोगवाद का प्रवर्तक माना जाता है। और निराला जी जो हैं ये छायावाद के हैं। छायावाद के प्रवर्तक जो हैं वो है जयशंकर प्रसाद है। लेकिन छायावाद जो शब्द का प्रयोग दिया था सबसे पहले किसने दिया था? तो मुकुटधर पांडे ने। मुकुटधर पांडे ने कौन सा शब्द का प्रयोग किया था? छायावाद शब्द का प्रयोग सबसे पहले मुकुटधर पांडे ने। तो निराला किसका यानी छायावाद के कवि हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं मित्र। अगला प्रश्न हमारा है, राम को हाथी से डर लगता है। राम को हाथी से डर लगता है। यहां पर देखिए मैं हो गया, मैं के स्थान पर होना चाहिए था, यहां पर मैं होना चाहिए था मित्र। यहां पर क्या होना चाहिए था? मैं होना चाहिए था। ये आपका ऑप्शन है मैं। तो यहां पर क्या हो जाएगा? पहला है अपादान कारक, दूसरा है संबंध कारक, तीसरा है कर्म कारक, चौथा है संप्रदान कारक। तो राम को जहां पर किसी से डर हो, ईर्ष्या हो, जलन हो, इन सभी के भाव प्रकट होते हैं मित्र, वहां पर आपका क्या होता है? अपादान कारक होता है। और संबंध, जहां एक दूसरे के बीच में क्या कराया जाता है? संबंध का बोध कराया। जैसे यह मेरी पुस्तक है तो संबंध किसका हो रहा है? यह मेरा ही संबंध हो रहा है। यह किताब मोहन की है, यह राधा की बहन है, तो क्या हो रहा है? एक संबंध का बोध है। कर्म कारक, जहां कर्ता अपनी क्रिया के द्वारा, जहां कर्ता अपनी क्रिया के द्वारा जिसे विशेष रूप से प्राप्त करना चाहता है उसी को हम क्या कहते हैं? कर्म कारक कहते हैं। जैसे अध्यापक बच्चों को पुस्तक पढ़ाता है। अध्यापक पढ़ाता तो है, अध्यापक बच्चों को पुस्तक पढ़ाता है। अब देखिए यहां पर कर्ता कौन है? कर्ता अध्यापक है, उसकी क्रिया को क्या है? पढ़ाना। लेकिन वह क्या कर रहा है? किसको? बच्चों को पढ़ा रहा है। और क्या पढ़ा रहा है? बच्चों को पुस्तक पढ़ा रहा है। ये आपके इसके क्या हो गए? 2 कर्म हो गए। यानी कर्ता अपनी क्रिया के द्वारा जिसे विशेष रूप से प्राप्त करना चाहता है उसी को हम क्या कहते हैं? कर्म कहते हैं। संप्रदान, संप्रदान का मतलब होता है किसी के लिए कुछ किया जाए, यानी किसी को दान दिया जाए या उसके लिए कुछ किया जाता है तो वहां पर आपका क्या होता है? संप्रदान का। जैसे राम श्याम के लिए दवा लाया। देखिए
राम ने क्या किया, श्याम के लिए। राम ने किसके लिए, श्याम के लिए। हमने बताया जहां किसी के लिए कुछ किया जाए या किसी को कुछ दिया जाए तो वहां आपका क्या होता है, संप्रदान कारक होता। तो यहां पर क्या हो गया आपका संप्रदान कारक। तो इस ऑप्शन में आपका कौन सा सही हुआ, ए ऑप्शन आपका सही हुआ। मित्र अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न है, मनोनुकूल में कौन सी संधि है। मनोनुकूल शब्द में किस संधि का प्रयोग किया गया है। तो पहला ऑप्शन है व्यंजन संधि, दूसरा ऑप्शन है गुण संधि, और तीसरा ऑप्शन है यण संधि, और चौथा ऑप्शन है आपका विसर्ग संधि। देखिए व्यंजन संधि क्या होती है, जहां व्यंजन का मेल व्यंजन से किया जाता है। जैसे देखिए पहले इसके रूल्स को समझे, जहां व्यंजन के बाद क्या आता है, व्यंजन आएगा, तो वहां पर कौन सी संधि होती है मित्र, व्यंजन संधि होती है। जैसे आप लिखते हैं सज्जन, सज्जन का संधि विच्छेद होता है सत धन जन। अब देखिए यहां पर व्यंजन का मेल किससे किया गया, व्यंजन का से किया गया, तो इस व्यंजन में जो परिवर्तन हो जाएगा उसी को हम क्या कहते हैं, व्यंजन संधि कहते हैं। तो आपका हो जाएगा सज धन जन, दोनों को मिला देंगे क्या बन जाएगा, सज्जन बन जाएगा। और दूसरा इसका रूल क्या कहता है, दूसरे रूल की तरफ ध्यान देते हैं। देखिए दूसरा कहता है, जहां व्यंजन का मेल स्वर से किया जाता है, व्यंजन का मेल किससे किया जाएगा, स्वर से किया जाएगा, तब भी वहां पर क्या हो जाएगी आपकी व्यंजन संधि होगी। जैसे वागीस, वागीस का संधि विच्छेद होता है वाक धन ईस। अब देखिए हमने क्या लिखा है, व्यंजन के बाद जहां पर क्या आता है अमित, स्वर आता है। तो व्यंजन है, व्यंजन के बाद स्वर आया है, तो का क्या हो जाएगा, गा में परिवर्तन, यानी व्यंजन का ही परिवर्तन होगा और किसी का परिवर्तन नहीं होगा। तो वहां पर हो जाएगा वाग धन ईस। अब दोनों को जोड़ देंगे क्या बन जाएगा, वागीस बन जाएगा। ये क्या था, व्यंजन का दूसरा नियम था। और तीसरे नियम की देखते हैं हम। तीसरा नियम क्या है इसका, जहां स्वर के बाद क्या होता है, व्यंजन आता है, तो उस व्यंजन में क्या हो जाएगा, परिवर्तन हो जाएगा। तो वहां पर हमारी कौन सी संधि होगी, व्यंजन संधि। जैसे आप देखते हैं लिखा है सुषमा, सुषमा का संधि विच्छेद आप करते हैं सुधन समा। मित्र इधर देखिए यहाँ पर क्या है, स्वर है, स्वर के बाद क्या आया, व्यंजन आया है ना, तो उस व्यंजन में क्या हो जाएगा, परिवर्तन हो जाएगा। इस सा के स्थान पर मूर्धन्य सा का प्रयोग कर दिया जाएगा और यहाँ पर सु हो जाएगा, दोनों को मिला देंगे, आपका क्या बन जाएगा, सुषमा बन जाएगा। तो ये क्या था, व्यंजन संधि का तीसरा नियम था। अब आते हैं अगला ऑप्शन है आपका गुण संधि। गुण संधि क्या होती है, जहां आ या आ के बाद क्या आए, ई उ या री में से कोई भी वर्ण आता है तो यहां पर मेल हो जाएगा आ धन ई बराबर ए, और दूसरा हो जाएगा आ धन उ बराबर ओ, और तीसरा हो जाएगा आ धन री बराबर अर हो जाता है। अब देखिए जैसे आप लिखते हैं रमेश, रमेश का संधि विच्छेद हो जाएगा रमाधन ईस, रमेश का संधि विच्छेद हुआ रमाधन ईस। अब देखिए इसमें से हम जब स्वर को निकाल देंगे, माँ पे हलंत लगा देंगे और इधर आपका आ, इधर आपका ई और इधर आपका सा, आ और ई जब दोनों मिलते हैं तो क्या बनेगा, हमारा ए बनेगा। तो एक ही ए का प्रयोग यहाँ पर कर दिया गया है कि नहीं किया गया, तो हमारा क्या हुआ, रमेश। अब देखिए ये तो इसका था, अब थोड़ा इसका देखते हैं। जैसे आप लिखते हैं अन्योदर, अन्योदर, अन्योदर का संधि विच्छेद होता है
अन्य जमा उदर। अब देखिए अन्य, इसमें से क्या निकला, अ को निकाल लिया और उधर से क्या आ गया, उ आ गया, इधर से क्या बचा, दर। आय और उ जब दोनों को मिला देते हैं ओ बनता है, तो यहाँ पर देखिए ओ को हमने बनाया है कि नहीं, तो क्या बना, अन्योदर बन गया। अब देखिए तीसरा है जहां हमारा अर हो रहा है। देखिए जैसे आप लिखते हैं देवर्ष, देवर्ष का संविच्छेद करते हैं देवधन ऋषि, देवधन ऋषि। तो यहाँ देखिए देववाप में से हमने क्या निकाला, आ को निकाल दिया, इस पर क्या लगा दिया, वहाँ पे हलंत लग गया। यहाँ आय और री, और इधर से क्या मिला हमें, सा। आय और री जब दोनों मिलते हैं तो हमारा क्या बन जाएगा, अर बन जाएगा, और यहाँ पर सी है और इधर से क्या है, देव। अब तीनों को मिला देंगे, क्या बन जाएगा, देवर्षि बन जाएगा। बात क्लियर हुई मित्र, ये क्या था, देवर्षि। देखिए तीसरा ऑप्शन है यण स्वर संधि। यण स्वर संधि में होता है ई, उ, री और री के बाद कोई भी समान नहीं असमान स्वर आता है, यानी क्या हो जाएगा, असमान स्वर आएगा। तो ई के स्थान पर या, उ के स्थान पर वा, री के स्थान पर रा और री के स्थान पर ला हो जाता है। ये हमारी क्या थी, यण संधि। अगली संधि है हमारी विसर्ग संधि। देखते हैं विसर्ग संधि का सूत्र होता है, जैसे विसर्ग के बाद देखिए विसर्ग, विसर्ग के बाद चाहे आपका स्वर हो या व्यंजन हो, दोनों आते हैं, तो विसर्ग में जो परिवर्तन होता है उसी को हम क्या कहेंगे, विसर्ग संधि कहते हैं। देखिए यहाँ थोड़ा ध्यान देते हैं हम। मनोनुकूल, मनोनुकूल में कौन सा सही है, आपका डी। देखिए इसका संधि विच्छेद हो जाएगा मनः धन अनुकूल, सॉरी मनः धन अनुकूल। देखिए विसर्ग के बाद कोई भी स्वर वर्ण आता है और तो विसर्ग के स्थान पर क्या हो जाएगा, विसर्जनीय सह, यानी विसर्ग के स्थान पर क्या हो जाएगा, सा में परिवर्तन हो जाए। फिर उस सा का क्या हो जाएगा, रू में परिवर्तन हो जाएगा। उस सा का क्या हो जाएगा, रू में परिवर्तन हो जाएगा। रू का फिर क्या हो जाता है, र का लोप होकर के उ बचता है। इसमें क्या हो जाएगा, उसका लोप होने के बाद उ बचेगा। अब देखिए यहां पर क्या हो जाएगा, देखिए मनः में क्या है, इसमें आ है, आय और उ जब दोनों को मिलाया जाएगा तो आपका क्या बन जाएगा, ओ बनेगा। तो यहाँ पर आपका क्या बना है, ओ बना है, इसलिए यहाँ पर चौथा ऑप्शन आपका क्या हो रहा है, सही हो रहा है मित्र। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। गांव, गांव, गांव कैसा शब्द है, अनुनासिक है, अनुस्वार है, निर्नुनासिक है, विसर्ग है। देखिए जिसका उच्चारण नाक और मुख दोनों से किया जाता है, जिसका उच्चारण नाक और मुख दोनों से किया जाता है, जिसका उच्चारण नाक और मुख दोनों से किया जाएगा, उसी को हम क्या कहते हैं, अनुनासिक वर्ण कहते हैं। हाँ मित्र, जिसका उच्चारण किससे होता है, नाक और मुख दोनों से किया जाएगा, उसी को हम क्या कहते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, अनुनासिक कहते हैं। देखिए जो आपका क्या है, पंचमाक्षर, प्रत्येक वर्ग का 5 अंगा, इया, ड़, न, म और अनुस्वार, इन सभी का उच्चारण किससे होता है, नाक। अब देखिए मुख का मतलब इसका उच्चारण होता है कंठ से भी होता है, और इसका उच्चारण किससे होता है, तालु से होता है, और इसका होता है मूर्धा से,
दंत से और ओष्ठ से होता है, इसका क्या हो जाएगा? कंठ और इसका उच्चारण जो होता है कंठ और ओष्ठ से होता है, सॉरी कंठ और नाक से होगा, ओष्ठ से ओष्ठ बोल दिए हैं, कंठ और नाक से होता है। जैसे कहते हैं अंगा, अंगा। तो देखिए गांव में क्या है? चंद ये अनुस्वार लगा हुआ है, अनुस्वार का उच्चारण, ये अनुस्वार है, अनुस्वार का उच्चारण किससे होता है? नाक से होता है। तो यहाँ ऑप्शन कौन सा सही हो? अनुनासिक। अनुस्वार कौन है जिसका उच्चारण किससे होता है? ये अयोगवाह है, जो जिसका निर्माण, अयोगवाह, वाह मतलब वाहन या निर्माण, जिसका निर्माण किसके द्वारा किया जाता? आ के द्वारा। जिसका निर्माण होता या जिसका वाहन होता उसी को अयोगवाह। निर्नुनासिक, जिसका उच्चारण केवल किससे होता? मुख से होता है, नाक और मुख दोनों से नहीं होता है, उसी को हम क्या कहते हैं? इसके अंतर्गत आपके क्या आते हैं? सभी बाकी जो ये स्वर बचते हैं वो स्वर आएंगे और क्या आएगा? व्यंजन आएगा। और विसर्ग, विसर्ग जान ही रहे हैं, विसर्ग का चिन्ह, विसर्ग भी क्या होता है? ये भी अयोगवाह के अंतर्गत आएगा। अयोगवाह यानी आ को लिखते हैं, इसके पीछे क्या है? विसर्ग। देखिए आ के साथ अगर विसर्ग को हम जोड़ते हैं, आ के साथ अगर हम विसर्ग लगा दें, स्वर के साथ जब हम विसर्ग का प्रयोग करते हैं तब वह जो है व्यंजन में जाता है। लेकिन अगर उसी विसर्ग का हम अगर किसी व्यंजन के साथ प्रयोग करते, व्यंजन के बाद यदि उसका प्रयोग करते हैं तो वह हमारा किस में जाएगा? स्वर में जाएगा मित्र। चलिए इसमें आपका कौन सा ऑप्शन सही हुआ? आपका ए ऑप्शन सही हुआ। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं मित्र। देखिए स्वर संधि की संख्या कितनी होती है? स्वर संधि की संख्या कितनी होती है मित्र? हमारी जो स्वर संधि होती है उसकी संख्या 5 होती है। कौन कौन है? पहली है दीर्घ स्वर संधि, और दूसरी है गुण स्वर संधि, और तीसरी है वृद्धि स्वर संधि, और चौथी है यण स्वर संधि, और पांचवी है अयाज स्वर संधि। तो इसमें कितनी होती है? यानी स्वर संधि की संख्या कितनी होती है? तो स्वर संधि की संख्या कितनी होगी? 5 होगी मित्र। अगला ऑप्शन देखते हैं। ऐसा बच्चा नहीं देखा में कौन सा विशेषण है? ऐसा बच्चा नहीं देखा में कौन सा विशेषण है? ऑप्शन ए है आवृत्त वाचक विशेषण, अपूर्ण वाचक विशेषण, यौगिक सार्वनामिक विशेषण, प्रत्येक बोधक विशेषण। आवृत्त, जहां किसी चीज को बार बार कहा जा रहा है, आवृत्त का मतलब होता है दोहराया जा रहा है, तो वहां हमारा क्या होता है? आवृत्त वाचक विशेषण होता है। तो वहां हमारा क्या हो जाएगा? वहां हमारा मित्र हो जाएगा आवृत्त वाचक विशेषण हो जाएगा। और अपूर्णांक, जहां पर किसी संख्या को पूर्ण नहीं किया जाता है, बात समझिए, जैसे 3.25, 4.25, 5.25, यानी पूरे का बोध जहां पर नहीं कराया जाता है उसी को हम क्या कहते हैं? अपूर्णांक वाचक विशेषण कहते हैं। और यौगिक सार्वनामिक विशेषण कहा क्या होता? जिसको क्या किया यही ऑप्शन ही सही है आपका, यौगिक सार्वनामिक विशेषण। प्रत्येक का बोध को पहले समझ ले। प्रत्येक बोधक वो होता है जहां एक एक को क्या किया जाता है? बोध करके बताया जाता है, उसी को हम क्या कहते हैं? प्रत्येक बोधक कहते हैं। जैसे 1 1, 4 4, 5 5, 10 10, इन सभी को बताया जाए वही हमारा। तो इसमें आपका ऐसा बच्चा नहीं देखा में कौन सा विशेषण है? तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी सही है। क्लियर हुई बात? अब अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं मित्र। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए
वासुदेव नंदन और कामता प्रसाद गुरु के अनुसार विशेषण के कितने भेद होते हैं? वासुदेव नंदन और कामता प्रसाद गुरु के अनुसार विशेषण के कितने भेद होते हैं मित्र? पहला ऑप्शन है 6, बी ऑप्शन है आपका 5, सी ऑप्शन है 4 और डी ऑप्शन है 3। तो मित्र इसमें होते हैं आपके 3 होते हैं। इन सभी के अनुसार विशेषण के जो भेद होते हैं वो कितने होते हैं? विशेषण के भेद आपके 3 होंगे। कौन कौन? सार्वनामिक विशेषण होगा। विशेषण के भेद जानते हैं? गुणवाचक, संख्यावाचक और परिमाणवाचक और सार्वनामिक। तो इसमें आपका आएगा गुणवाचक भी आएगा और दूसरा आपका आएगा संख्यावाचक आएगा और तीसरा ऑप्शन आएगा सार्वनामिक आएगा। सार्वनामिक। ये तीनों क्या होते हैं? किसके अनुसार? वासुदेव नंदन और कामता प्रसाद गुरु के अनुसार विशेषण के कितने भेद हुए? 3 भेद हुए। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक को ही छूट रहा है, कौन? परिमाणवाचक विशेषण। अलंकार को वर्णन की एक प्रणाली किसने कहा? अलंकार को वर्णन की एक प्रणाली किसने कहा? तो इसको कहा है, पहला ऑप्शन है आपका पंत जी यानी सुमित्रानंदन पंत, दूसरे हैं डॉक्टर नागेंद्र, तीसरे हैं रामचंद्र शुक्ल और चौथा ऑप्शन है निराला। तो अलंकार को वर्णन की एक प्रणाली कहा है किसने? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है। अगले ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्त्रीलिंग है? देखिए देखिए मित्र, पहला है पक्षी, दूसरा है कौन स्त्रीलिंग है, दूसरा है बाज, तीसरा है मकड़ी, चौथा है गैंडा। देखिए पक्षी क्या है? उड़ रहा है। पक्षी उड़ रहा है, उड़ नहीं रही होता है। बाज उड़ रहा है और गैंडा जा रहा है या दौड़ रहा है। लेकिन मकड़ी क्या होता है? मकड़ी आपका स्त्रीलिंग होता, मकड़ी जाला बना रही है। तो यहां पर आपका ऑप्शन कौन सही हुआ? सी ऑप्शन सही हुआ। मित्र अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, लिंग किस भाषा का शब्द है? लिंग किस भाषा का शब्द है? देखिए लिंग का मतलब होता है पहचान या निशान। लिंग का मतलब होता है पहचान या निशान। लिंग का जो भाषा का शब्द है, पहला ऑप्शन है आपका संस्कृत, पहला ऑप्शन है आपका संस्कृत, दूसरा है जर्मनी, तीसरा है हिंदी और चौथा है फारसी। तो मित्र इसमें जो लिंग है, लिंग संस्कृत भाषा का शब्द है। लिंग का प्रयोग हिंदी भाषा में क्या हो जाता है? निशान हो जाता है। जिससे एक स्त्री या पुरुष की पहचान की जाती है उसी को हम क्या कहते हैं? लिंग कहते हैं। चलिए मित्र अगले ऑप्शन की प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखिए पहला प्रश्न है इसमें 16वां, जो अधिक बोलता है उसे कहते हैं मितभाषी, मृदुभाषी, वक्ता, वाचाल। तो इसमें चारों में से जो आपका ऑप्शन है ये सही है। जो अधिक बोलता है उसके लिए एक शब्द का प्रयोग किया गया तो वह है आपका कौन सा? वाचाल। और वक्ता, वक्ता मतलब जो होते हैं नेता लोग होते हैं उसी को हम क्या कहते हैं? वक्ता कहते हैं। और मृदुभाषी जो मीठी बाणी को बोलते हैं उसी को हम क्या कहते हैं? मृदुभाषी कहते हैं। और मितभाषी क्या होता है? जिनकी बातों को समझ में कम आए वही क्या होते हैं? मृतभाषी हो। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं मित्र।
रित, रित का विलोम होगा, रित का विलोम होगा। देखिए रित का विलोम, पहला ऑप्शन है अवेच्छा, दूसरा है अवृद्धा और तीसरा है अनृत, चौथा है अवैध। तो इसमें जो ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर सी सही है। यह किसका होता, रित का जो विलोम होता है अनृत होता, क्योंकि रित के सामने क्या होता, अन उपसर्ग का प्रयोग कर देते हैं, वही आपका क्या हो जाएगा, रित का। अगला प्रश्न बनता है मित्र हमारा, सिर मढ़ना मुहावरे का अर्थ। सिर मढ़ना मुहावरे का अर्थ, देखिए जबरदस्ती आरोप लगाना, सिर को सजाना, सिर में कुछ गूंथना, सिर में दर्द होना। तो जगह सिर मढ़ना मतलब व्यक्ति क्या करता है, अपने आरोप को क्या करेगा, जबरदस्ती दूसरे के ऊपर लगा देता है, उसी को हम क्या कहेंगे, जबरदस्ती आरोप लगाना। यही क्या होगा आपका ऑप्शन सही हो जाएगा 18 नंबर का। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं मित्र। मित्र आपका जो है आज का जितना भी हमने प्रैक्टिस सेट कराया, अब नहीं इसके आगे, तो हमने 18 प्रश्न को दिया और 18 आपके एक बार इसको ध्यान दीजिएगा। हर चीज को हमने बहुत तरीके से, एक एक शब्द को हमने इतनी अच्छी तरह समझाया है, उस चीज को ध्यान दीजिएगा मित्र। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम कर देता हूं। जय हिंद, जय भारत।